अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ जी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। आपको ये बता दिया गया है कि जी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, यानी जब जी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो डब्ल्यू की भी वैल्यू उसी तरीके से इंक्रीज कर जाएगी, और अगर जी स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कम होगी, तो उसी रेट से डब्ल्यू की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना कहते हैं। तो यहाँ पे जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के। आगे आपको जी की वैल्यू बता दी गई है 4 व्हेन डब्ल्यू इज इक्वल टू 8, यानी जब जी की वैल्यू 4 है तब डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 8 है। ये आपको इनिशियली बता दिया गया है। अब पहले पार्ट में आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखानी है जो कि W और Z को कनेक्ट कर रही हो, यानी आप एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसके एक साइड पर W मेंशन होगा और इक्वालिटी के दूसरे साइड पे Z मेंशन होगा। इसी को हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है जो कि W और Z को कनेक्ट कर रही है। दूसरे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ Z। आपने Z की वैल्यू निकालनी है जब W की वैल्यू 18 हो। और थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ W की वैल्यू निकालनी है जब Z की वैल्यू 5 हो। और फोर्थ पार्ट में आपने ग्राफ भी बना के दिखाना है, लिखा हुआ है ड्रॉ दी ग्राफ, किसका, जी स्क्वायर का अगेंस्ट W के अगेंस्ट। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो अब आप ये चीज़ जानते हैं, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ समझा चुका हूँ कि जब भी दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने उनको मैथमेटिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करना होता है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, तो आप लिखेंगे जी स्क्वायर, आगे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल और उसके आगे आप लिख देंगे W। इसका मतलब है जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जी स्क्वायर को आप वैसे उतारेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को आप खत्म करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, उसकी जगह पे आपको इक्वालिटी का साइन लगाना पड़ता है और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो उसको हम K के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आगे W वैसे का वैसे ही। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जी स्क्वायर इज इक्वल टू KW। इस इक्वेशन को आप लेबल भी कर दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोई भी पार्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इस कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू ना हो। तो हम पहले इस K की वैल्यू निकालेंगे। तो इस K की वैल्यू को निकालने के लिए आपको Z और W की वैल्यू चाहिए होगी और वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई हुई है। उन्होंने कहा हुआ है जब Z की वैल्यू 4 है तब W की वैल्यू क्या है, 8 है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को मैंशन भी कर दें कि Z की वैल्यू 4 है तब जो है W की वैल्यू क्या है, 8। देखिए आपको Z और W दोनों की वैल्यू बताई हुई है, तो आपने यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो मैं पुट करने लगा हूँ, तो इस Z की जगह पे 4 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 4, और क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है तो आप इसके ऊपर पावर 2 इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। आप इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखकर भी पावर 2 लिख सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। आगे K की वैल्यू आपने निकालनी है, तो K तो यहाँ पर वैसे का वैसे आएगा और W की जगह पर 8 आएगा, तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर W की जगह पर 8 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मैंने Z की जगह पे 4 पुट कर दिया, ऊपर पावर 2 वैसे के वैसे ही, आगे K वैसे का वैसे ही, W की जगह पे 8 लिख दिया। अब 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि 16 होता है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे K और यहाँ पे ये 8 वैसे का वैसे ही। 8 यहाँ पर K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 16 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। और अब आप यहाँ पर 8 1 टाइम्स 8 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो आपके पास ये आंसर आ गया K का, कि K की वैल्यू कितनी बनती है, 2। तो जब आपको K की वैल्यू 2 मिल जाएगी, अब आप तमाम पार्ट्स को इजीली कर सकते हैं। अब पहले पार्ट में कहा था आपको कि उन्होंने एक इक्वेशन आपको कहा था कि फाइंड आउट करके दिखानी है जो कि W और Z को कनेक्ट कर रही हो। इसका मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक तरफ W मेंशनड हो और इक्वालिटी के दूसरी तरफ Z मेंशनड हो। तो वो ये वाली ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक तरफ W मेंशनड है, एक तरफ Z मेंशनड है। यही आपकी वो इक्वेशन है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बस फर्क ये है कि आपने यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर देनी है और इसका आंसर यहाँ पे इस तरह लिख देना है कि आप ये इक्वेशन लिखें पहले, जो कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू KW। जी स्क्वायर को वैसे का वैसे ही रहने दें, इक्वल टू का साइन वैसे ही, K की वैल्यू आपने 2 निकाली हुई है, यहाँ पे 2 लिख दें और आगे W वैसे का वैसे ही। तो हम कहेंगे ये वो इक्वेशन है जो कि Z और W को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसके ऊपर जो पावर 2 है इसका कोई भी इशू नहीं है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस इक्वेशन में आपने वेरिएबल्स देखने हैं कि दोनों वेरिएबल्स एक इक्वालिटी के राइट साइड पर होना चाहिए, एक लेफ्ट साइड पर। तो ये आपने वो इक्वेशन निकाल ली जो कि Z और W को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमने सारा काम इसी इक्वेशन की मदद से करना है, बहुत आसान हो गया है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z व्हेन W इज इक्वल टू 18। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने Z की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है
जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लिख दें, जबकि डब्ल्यू की वैल्यू उन्होंने आपको 18 बता दी है। तो आपने बार बार अब ये वाली ही इक्वेशन यूज़ करनी है, इसी इक्वेशन में पुट करके चीज़ों को अब आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। अब आपने जी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो जी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा, 2 वैसे का वैसे ही, w की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि 18 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 18। अब 2 को 18 टाइम्स आप करें तो वो आपको पता है वो होता है 36, क्योंकि 2 और 18 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, हमें क्योंकि जी की वैल्यू चाहिए उस पर पावर 2 नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ इस तरह स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जी वैसे का वैसे ही। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी आंसर आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 6, क्योंकि 2 पॉसिबल आंसर्स होंगे तो आप लिखेंगे प्लस माइनस ऑफ 6। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया और जी की दोनों वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो थर्ड वाले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि आपने W की वैल्यू निकालनी है और Z की वैल्यू 5 है। तो हम यहाँ पर अब W की वैल्यू निकालेंगे, थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपने W की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है और Z की वैल्यू आपको 5 दी गई है। अब आपने जो इक्वेशन है उसी को, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसी को नोट डाउन कर लेना है, वो है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2W। अब आपने जी की वैल्यू आपको दी हुई है 5, तो जी की जगह पे आप 5 पुट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और उसके ऊपर पावर 2 वैसे का वैसे ही, इक्वलिटी का साइन वैसे का वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही, और आगे उसके W भी वैसे का वैसे ही आप लिख लेंगे। तो अब आपने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 का स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे ये 2 वैसे का वैसे ही आएगा, W 7 वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 25 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू W। यानी अब आपके पास W की वैल्यू आ रही है 25 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 को आप 2 पे डिवाइड कर लें, किसी भी चीज़ को 2 पे डिवाइड करने का मतलब होता है उसका हाफ करना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि W इक्वल हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 25 का हाफ कर लें, तो वो होता है 12.5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि 12 होल पार्ट के तौर पे और 1/2 फ्रैक्शन पार्ट के तौर पे, इसका मतलब भी 12.5 ही बनता है। तो ये दोनों आंसर ठीक है, आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। 25/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इनमें कैंसिलेशन नहीं होती। तो ये हो गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी। अब फोर्थ पार्ट है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी स्क्वायर अगेंस्ट W। अब हम ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4 वाले पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी स्क्वायर अगेंस्ट W। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने जी स्क्वायर का ग्राफ बनाकर दिखाना है अगेंस्ट W। तो मैं इस चीज़ को डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ, यहाँ पे चीज़ों को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जब भी आपको कहा जाएगा किसी एक वेरिएबल का ग्राफ किसी दूसरे वेरिएबल के अगेंस्ट बनाए, जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि आपको कि जी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है किसके अगेंस्ट, W के, तो जिसका ग्राफ बनाना है उसको आप वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मेंशन करेंगे उसकी तमाम वैल्यूज को, और जिसके अगेंस्ट बनाना है उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मेंशन करेंगे। ये आपने चीज़ याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इक्वेशन आपने सबसे पहले पार्ट में फाइंड आउट करी थी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2W, उसी को आप बार बार यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो इक्वेशन भी लिख देता हूँ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2W। अब आपने इस इक्वेशन से ये बात समझनी है कि यहाँ पर जी स्क्वायर डिपेंड कर रहा है W के ऊपर, यानी W की वैल्यूज इंडिपेंडेंट है। ये हम खुद से W की वैल्यूज पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा जी स्क्वायर का, यानी जी स्क्वायर की वैल्यूज डिपेंडेंट है। जी स्क्वायर डिपेंड कर रहा है W पे, W की वैल्यूज इंडिपेंडेंट है, W की वैल्यूज हम खुद से पुट कर रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसलिए हम जो आपके पास डिपेंडेंट होता है वेरिएबल उसको हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यूज को लिखते हैं, और जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उसकी वैल्यूज को हम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि हमेशा इस वाले पॉइंट से जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं उससे गुजर रहा होता है। तो अब हम यहाँ पे टेबल बनाकर वैल्यूज पुट करके भी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, और इसको आप कह लें जो वैल्यूज ऊपर हमारे पास आई हुई हैं उनका यूज करके भी यहाँ पर आसानी से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर टेबल बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इस तरह की एक लाइन लगाएं, एक इस तरह की लाइन लगाएं, तो आपने जो वैल्यूज पुट करनी है वो है W की। तो आप यहाँ पे लिखें W की वैल्यूज हमने पुट करनी है, जो आंसर में मिलेंगी आपको वैल्यूज वो जी स्क्वायर की होंगी, तो आप यहाँ पे लिख दें जी स्क्वायर। आप सबसे पहले जो सबसे बेसिक वैल्यू है वो 0 है, वो आप 0 को पुट करके देखें। हम यहाँ पे जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो W की है, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं उनको हम पुट करके
पुट करते हैं। तो अगर मैं w की जगह पे 0 पुट करूं तो देखें इस इक्वेशन में क्या होगा, ये हो जाएगा z² इज इक्वल टू 2 और आगे w की जगह पे हम पुट कर देंगे 0, तो 2 0 टाइम्स 0 होता है, ये हो जाएगा z² किसकी वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। यानी अगर आप w की जगह पे 0 पुट करते हैं तो z² की वैल्यू भी कितनी आती है 0। अब इस तरह रैंडमली आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपके लिए जो इशू नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं w की जगह पर 8 पुट करके देखता हूं, तो अगर मैं w की जगह पे 8 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा z² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 8 और 2 टाइम्स ऑफ 8 कितना होता है, वो होता है 16। तो ये इसका मतलब है जब आप w की जगह पे 8 पुट करेंगे तो आपको आंसर के तौर पे z² की वैल्यू कितनी मिलेगी 16। अब ये चीज़ें मिलकर पॉइंट बनाती हैं, ये आपने समझना, ये एक तरह की पॉइंट्स हैं। ये ऊपर से नीचे आप इसको पढ़ेंगे तो ये पॉइंट है, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो ये भी एक पॉइंट है। मैं इन पॉइंट्स को भी यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। जैसे एक पॉइंट है इसमें, सबसे पहले उस वैल्यू को लिखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये जो वैल्यूज आप खुद से पुट कर रहे थे w की, ये आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज थी, ये आप सबसे पहले लिखेंगे तो ये आएगा 0। उसके बाद जो z² का आंसर है जो कि डिपेंड कर रही थी ये वाली वैल्यूज w पे, उनको लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा दूसरी बार यहाँ पर y की जगह पे, y कोऑर्डिनेट की जगह पे 0। इस तरह ये एक पॉइंट है, इधर भी w की वैल्यू पहले लिखेंगे यानी 8, यानी w का कोऑर्डिनेट जो है वो पहले आएगा और z² का कोऑर्डिनेट बाद में आएगा, ये आएगा 16। अब आपने बस ये वाले 2 पॉइंट्स प्लॉट करके अपने ग्राफ में इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है और आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अगेन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने ये पॉइंट्स उसी तरीके से रखे हैं जिसको ग्राफ पे बनाना और शो करना आसान हो। आप कोई भी यूज़ करेंगे आपका ग्राफ तब भी बिल्कुल ठीक बन जाएगा। तो आइए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर अब x और y एक्सिस बनाएंगे ताकि ये चीज़ें आसानी से हो जाए हमारे पास। तो ये देखें, आपने भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक इस तरह वर्टिकल एक्सिस जो है बना लेना है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके वर्टिकल एक्सिस के ऊपर z² की वैल्यूज़ को आप रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे w की। तो इसलिए जो वर्टिकल आपका एक्सिस है इस पे आप यहाँ पे लिख लें z² और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे आप लिख लें w, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ये आपका ओरिजिन होता है, इस पे आप 0 भी लिख सकते हैं, o से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। अब आपने स्केल अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है कि आप कितनी स्पेस छोड़कर यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने पेज के मुताबिक चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, आपका ग्राफ ठीक बनेगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्स छोड़कर जो है चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ ताकि समझाना आसान हो। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये 2 की वैल्यूज़ क्यों पिक करी यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने जो वैल्यूज़ इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपको शो करवानी है उसमें 8 आ रहा है, ठीक है। तो 2 4 6 8 करके आपको शो करना आसान हो जाएगा। आप अपने लिहाज से कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 काउंट कर लें, फिर नेक्स्ट 1 के छोड़ के दोबारा से 1 यानी 1 + 1 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह लिख लें। 5 5 का गैप दे के लिख लें, लेकिन आपका स्केल एक जैसा रहना चाहिए। ये ना हो कि कुछ में गैप ज़्यादा है कुछ में गैप कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करूँगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 के बाद अगेन 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएंगे 4, 1 2 3 4 5, 4 के बाद अगेन 2 यूनिट्स, ये हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 8, ठीक है। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10। इतने आई थिंक सो काफ़ी है, आप आगे भी लिख सकते हैं लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब इस तरह यहाँ पे भी मुझे स्केल चूज़ करना है, तो क्योंकि मैं जो पॉइंट प्लॉट करने जा रहा हूँ उसमें इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 16 चाहिए, तो 16 आप एक कह लें 4 8 12 16 करके आ सकता है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग अपनी आसानी के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अगेन आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी स्पेस अपना कोई भी स्केल सेट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 4 काउंट कर रहा हूँ ताकि पॉइंट को प्लॉट करना आसान हो। फिर 1 2 3 4 5, 4 + 4 कितना होता है, वो होता है 8, यानी 4 यूनिट्स के गैप से लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये 8 + 4 12, और इसी तरीके से आगे 1 2 3 4 5, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक मेरा ख्याल है चीज़ें हमारी चल जाएंगी। अब आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब 2 क्वांटिटीज़, उनका ग्राफ हमेशा 0 0 से पास होता है, इसलिए मैंने एक वैल्यू 0 पुट करी थी। तो देखिए आंसर है 0 0। अब 0 0 का मतलब है कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा ये वाला, ये होगा ये वाला। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0 0, इसको आप लिख भी सकते हैं 0 0। आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, 2 ही से आपका काम चल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, 8 16, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर 8 ढूंढें, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 16 ढूंढें। तो देखें ये हमारे पास 8 है, ये और यहाँ पर हमारे पास 16 है, यानी 16 के बिल्कुल सामने और 8 के बिल्कुल ऊपर। तो आप 8 के बिल्कुल ऊपर जाते जाएं जब तक कि आप 16 के बिल्कुल सामने नहीं आ जाते। आप देखें ये जहाँ पे मैंने मार्क किया है ये पॉइंट बिल्कुल 8 के ऊपर है
और ये आप देखिए यहाँ से ये 16 के सामने है। आप यहाँ पे रूलर रख के या डॉटेड लाइन से बनाकर भी इसको चेक कर सकते हैं कि 16 के बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट आ रहा है, और इस तरह नीचे भी रूलर बना के चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट क्या 8 के एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 8,16। अब आपने बस इनको ज्वाइन कर देना है और आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने एक लाइन बनाई, याद रखिएगा आपकी लाइन इन पॉइंट से गुजरनी चाहिए। तो ये देखें इस 8 वाले 16 में से 8 16 से गुजर रही है। तो ये हमारा, इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ आई थिंक सो, तो और बेहतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करेंगे, आपने रूलर की मदद से इसको बनाना है, ठीक है, और ये इस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, तो ये जो हमारा है ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, जी स्क्वायर का अगेंस्ट डब्ल्यू। आप यहाँ पे इस चीज़ को खुद से मेंशन भी कर दीजिएगा, मैंने वर्बली बोली हुई है, पिछले क्वेश्चन में भी वर्बली बताई हुई है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि जी स्क्वायर और डब्ल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ये चीज़ आप खुद से डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। अगेन आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, 4 पुट करके पॉइंट्स निकाल लें, उनको यहाँ पे ज्वाइन कर लें, आपका ग्राफ सेम ही बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ था। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पार्ट्स और ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।